सीए इंटर एडवांस अकाउंट में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है बच्चों को एमसीक्यूज में। 30 मार्क्स के जो एमसीक्यूज आते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फिर भी बच्चों की बैंड बच जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे ये साथ में आ जाते हैं और एक केस स्टडी, लंबा चौड़ा केस स्टडी आता है जिसको देख के आप डर जाते हो और आपको समझ में ही नहीं आता है कहाँ से शुरू करना है, किस ये कौन सा केस स्टडी बन रहा है, किस में क्या पूछ रहा है। वो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहता है। सो डोंट वरी गाइस, मैं अब आ चुका हूं आपके लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को लेकर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम जो सीए इंस्टीट्यूट है उसने जो मॉडल टेस्ट पेपर निकाले हैं उनको अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, टोटल मिला के 8 मॉडल टेस्ट पेपर है आपके जो सारे सब्जेक्ट के दे रखे हैं। उसमें से मैं तो सिर्फ एडवांस अकाउंट पढ़ाता हूँ, इसके लिए मैं आपको सिर्फ उसका बताऊंगा, बाकी के लिए हमारे दूसरी फैकल्टी जल्दी वीडियो बना देंगे। तो गाइस हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जो भी मॉडल टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मॉडल टेस्ट पेपर का लिंक अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे सर्च मारोगे आईसीआई मॉडल टेस्ट पेपर तो आपको वहां से भी लिंक मिल जाएगा और वहां से ये पीडीएफ मिल सकती है। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है इंस्टीट्यूट की साइट पे, मैंने भी वहां से ही ली है। अब ये मॉडल टेस्ट पेपर 1 जो है ये क्या बोलता है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे केस सिनेरियो जो है हम उसको देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम अभी उसको कर रहे हैं। तो ये केस सिनेरियो नंबर 1 को अपन शुरू कर रहे हैं। ठीक है गाइस, करें शुरू। यस, सीज लिमिटेड द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ टूर्स एंड ट्रेवल। एक कंपनी है सीज लिमिटेड जो टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस करती है। इट सेल हॉलिडे पैकेज टू द कस्टमर, जो अपने कस्टमर को हॉलिडे पैकेज बेचती है। ठीक है, द कंपनी नेगोशिएट अपफ्रंट विद द एयरलाइंस फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सीट्स इन फ्लाइट। The company agreed to buy a specific number of tickets and pay for those tickets regardless of the whether it is able to resell all of those in package। अब ये क्या बोल दिया, कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। द रेट पेड बाय द कंपनी फॉर ईच टिकट परचेज इज नेगोशिएटेड एंड अग्रीड इन एडवांस। द कंपनी ऑल्सो असिस्ट द कस्टमर in resolving company complaint with the service provided by airlines. However, each airlines is responsible for fulfilling the obligation associated with the ticket, including the remedies to a customer for dissatisfaction with the service। अब देखिए ये जो आपका AS है ये है AS9। अब पहले मैं इसको समझाऊंगा क्या होता है। AS9 में हम बात करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन की। आपको याद होगा जब मैंने AS9 पढ़ाया था, या जो लोग मुझसे नहीं भी पढ़े हैं आपने भी कहीं पे पढ़ा होगा कि अगर आप किसी कमीशन बेस पे बिजनेस का काम करते हो तो जो कमीशन होता है दैट इज योर इनकम, जो पैसा पूरा मिला है वो नहीं होता। अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है जिसमें एक कंपनी दे रखी है जिगाटो। जिगाटो मतलब समझ गए ना, होशियार हो तुम लोग, जोमेटो। ठीक है, एक तरह से। तो जोमेटो क्या करती है मुझे बताइए। जोमेटो क्या करती है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट और कस्टमर के बीच में लिंक बिठाती है। तो कस्टमर जो ऑर्डर करता है वो जोमेटो के ऐप से करता है, तो सारा पैसा जोमेटो के ऐप में आता है। फिर जोमेटो क्या करता है, अपना कमीशन काटने के बाद में रेस्टोरेंट को पैसा दे देता है, राइट। तो यहाँ पे जोमेटो की जो इनकम कंसीडर करते हैं दैट इज ओनली कमीशन इनकम, क्योंकि यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड सारे होटल वाले के ही है। ठीक है, यहाँ पे जोमेटो कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं है। तो जोमेटो वाले की क्या फीस होगी, कमीशन या डिलीवरी चार्जेस जो होंगे वही होंगे, वो इसकी इनकम मानी जाएगी। बट अगर मान लो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है बट थोड़ा सा उसमें चेंजेस किया है। चेंज क्या किया वो ध्यान से सुनना। मान लो तुम्हारा बुक माई शो वाला है, ठीक है, या कोई गो आईबीबो वाला कोई साइट है। तुम क्या करते हो, जो एयरलाइंस होती है, ठीक है, उनके और कस्टमर के बीच में लिंक बिठाते हो। अब तुम क्या करते हो कि एयरलाइंस जो है वो टिकट सेल करते हैं कस्टमर को, आपको सेल नहीं करती है, बट क्योंकि कस्टमर आपके ऐप से ले रहा है तो पूरा पैसा आपको देता है और फिर आप अपना कमीशन काटने के बाद में उस एयरलाइंस कंपनी को देते हैं। तो अगर ऐसा सीन होता तो कमीशन ही आपका इनकम होता। बट अगर इसमें ऐसा कर ले एयरलाइंस कि वो जो वो आईबीबो है वो अगर ऐसा कर ले कि कुछ सीटें खुद से परचेज कर ले और फिर कस्टमर को सेल कर ले, तो अब ऐसे वाले केस में सिर्फ कमीशन इनकम नहीं माना जाएगा, वो पूरा पैसा जो मिला है उसको पूरा जो इनकम है वो माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके हो गए बेटा, बताओ मुझे। रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके है, वो साइट वाले के हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक बुक माई शो आपने देखा होगा, एक ऐप होती है जो क्या करती है, थिएटर और कस्टमर के बीच में लिंक बिठाती है। बट मान लो मैंने आपको एग्जांपल वहां पे भी दिया था, वापस देता हूं, क्योंकि मान लो कोई बहुत अच्छी मूवी आ रही है, लाइक बाहुबली 3 आ रही है, तो उसको पता है बुक माई शो वाले को ये तो टिकट चलने वाले, तो वो क्या करते हैं खुद से ही वो पूरा थिएटर बुक कर लेती है और फिर कस्टमर को बेचती है। तब ऐसे वाले केस में क्योंकि अब उसने ही सारे टिकट परचेज कर लिए है और कस्टमर को बेच रही है, तो अब ये परचेज एंड सेल वाला लिंक हो गया। तो अब यहाँ पे सिर्फ कमीशन इनकम उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी, जो भी पैसा उसको मिला है, वो जो पैसा उसने टिकट सेल कर लिया है वो पूरा पैसा
उसकी इनकम मानी जाएगी। दैट इज कॉल्ड ग्रॉस रिसिप्ट बेसिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अगर आप कमीशन वाला बोलते हो नेट वाला हो गया, तो यहाँ पे ग्रॉस वाला कॉन्सेप्ट माना जाएगा। तो जो इनकम रिकॉर्ड होगी वो ग्रॉस बेसिस पे होगी, ध्यान रखना, मतलब पूरा पैसा जो कस्टमर से मिला है वो पूरी इनकम कंसिडर की जाएगी। चलो, तो ये हो गया। अब जो है ना नीचे वो दूसरा एएस शुरू हुआ है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये एएस हो गया। अब इसका क्वेश्चन भी यहाँ पे दे रखा है आपको, What would be the basis of revenue recognition for C Limited as per the requirement of accounting standard, that is the gross basis। तो इसका आंसर जो है वो अपन A मानेंगे, यानी जितना पैसा मिला है वो पूरा सेल माना जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, जो कि इसका पहला पैरा था उसका आंसर हो गया। Number 2, the company bought a forward contract for 3 months of $1 lakh on 1st March 2024 at a $1 equal to INR 83.1 when the exchange rate was $1 is equal to 83.02. On 31st March 2024, when the company closed its books, the exchange rate was $1 equal to 83.15. On 1st April 2024, the company decided for premature settlement for the contract due to some exceptional circumstances। अब देखो ये जो है ना, ये AS11 से लिंक है, तो ये पूरा एक ही कंपनी की बात कर रहा है। बट इसमें आप देखिए, जिससे पहले जो बात की वो रेवेन्यू वाली बात हुई तो AS9 का आ गया। अब जो बात कर रहा है वो फॉरेन करेंसी की बात कर रहा है, तो AS11 वाला आ गया। क्या बोलता है AS11, याद कराओ मुझे जरा। द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसमें हमने पढ़ा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपको हेजिंग करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी को पेमेंट करना है कुछ टाइम बाद, तो आप क्या करते हो, पहले से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो, उसमें जो रेट होती है तुम्हारी फिक्स हो जाती है। इसका मतलब बाद में कुछ भी रेट होगी उसी रेट से आपको पेमेंट करना रहेगा, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट। तो क्या होता है, एक होती है आज की रेट, एक होती है फॉरवर्ड रेट। तो आपने आज इतने में मिला था बट आपने इतने में लिया, तो जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, राइट। तो ये जो प्रीमियम है वो तुम्हारा गेन या लॉस माना जाएगा, और उसको आपको जितने मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डिवाइड करना रहता है। तब इसने क्या बोला है कि यहाँ पे देखिए, इसने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया, राइट। अब ये बोल रहा है कि 3 मंथ का है, बढ़िया बात है। अब ये जो लिया है तब 83.10 में लिया है, ठीक है। और ईयर एंड पे तुम्हारी जो रेट है, कंपनी जब क्लोज कर रही है उस पर रेट इतनी है। इसके अलावा ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, द कंपनी बॉट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ, ठीक है, 83.10 में लिया है। व्हेन एक्सचेंज रेट वाज 83.02, तो एक्सचेंज रेट 83.02 थी तुम्हारी। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो कि इसमें 3 रेट आपको दे रखी है, यहाँ पे आपको 3 रेट दे रखी है, बराबर है। तो इसमें क्या होता है, 3 रेट के केस में हमको क्या करना है, जो आपका प्रीमियम हुआ है, प्रीमियम मतलब फॉरवर्ड रेट का और स्पॉट रेट का, दोनों के बीच का डिफरेंस को, उसको मंथ वाइज बांट लेंगे। तो ईयर एंड तक जितना मंथ हुआ वो उतना इधर आएगा, बाकी नेक्स्ट ईयर में आएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। प्लीज सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024। ये बोला क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम सीधी बात है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रीमियम है उसको हम क्या करेंगे, अमोर्टाइज कर देंगे ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो वो हमने उधर भी पढ़ा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी, ठीक है। तो जो लोग मुझसे पढ़े उनको तो श्योरिटी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो नहीं पढ़े हैं, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जहां पे मैं अपने वीडियो लेक्चर आपको एकदम सस्ते में दे दूंगा, नॉमिनल वैल्यू पे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जैसा, ठीक है। चलिए, नाउ AS11 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे एक और है, द कंपनी इज इवैल्यूएटिंग बिलो मेंशन स्कीम्स, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम बाय एन एम्प्लॉयर इन द प्लेस ऑफ एड hoc ex gratia payment to the employees on retirement. Second is management decided to pay pension to those employees who have retired after completing 5 years of service in the organization. Such employee will get the pension of 20,000 per month. Earlier there was no such scheme of the pension in the organization. तो यहाँ पे क्या है, ये है AS5 का। तो जिन लोगों ने AS5 पढ़ा है उनको पता होगा कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की बात होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जो अकाउंटिंग के रूल्स, जो अकाउंटिंग के मेथड्स आप फॉलो करते हो अकाउंटिंग करते टाइम पे, अगर उसमें चेंज करते हो तो उसे अपन बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कोई अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, दैट इज कॉल्ड कंपनी पॉलिसी। कंपनी क्या बोल रही है कि पहले जब रिटायर होता था तो एक अपने हिसाब से एक अमाउंट दे दिया, बट अभी बोला नहीं अब ऐसा नहीं करेंगे, प्रॉपर सिस्टम यूज करेंगे अपन, ठीक है। और दूसरे में ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब 20,000 रुपीज पर मंथ रिटायरमेंट होने पे मिलेगा, पहले ऐसे कोई स्कीम नहीं थी। तो आप मुझे बताइए कि इसमें अकाउंटिंग कहाँ पे आई है, कहाँ पे अकाउंटिंग रिलेटेड चीज हो रही है। ये तो कंपनी के रूल से हुए ना, तो ये कंपनी के रूल, अकाउंटिंग रूल, दोनों में फर्क है। कंपनी का रूल अलग होता है, अकाउंटिंग का रूल अलग होता है। यहाँ पे जो रूल दिखाया गया है आपको, ये कंपनी का रूल है ना, क्या अकाउंटिंग का। तो इसको अपन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे, इवन दोनों ही नहीं है। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इसको क्या बोलोगे, पहले को चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरे को, दोनों को नहीं, किसको। तो आंसर इज सी, दोनों ही चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, राइट। चलिए, तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन अपने हो गए
अब ये लास्ट वाला पैरा दे रखा है, इसमें फिर अलग एएस है। सीज लिमिटेड हैज सब्सिडी एडीआई लिमिटेड which is in the business of the construction having the turnover of 200 crores. Seas Limited and ADI Limited hold 9% and 23% respectively in associate company. ASOC Limited, both Seas Limited and ADI Limited prepared the consolidated financial statement as per the accounting standard notified under the company's rule 2021. तो यहाँ पे ये जो AS है आपका AS23 का है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर अपनी कोई एसोसिएट कंपनी होती है और सीएफएस बनता है तो हम उसमें इक्विटी मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा उनको पता ही होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है देखिए, प्लीज कमेंट रिगार्डिंग द कंसोलिडेशन रिक्वायरमेंट फॉर सीज लिमिटेड एंड एडीआई लिमिटेड यूजिंग द बिलो मेंशन ऑप्शन एज टू विच वन शुड बी करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको निकालना है। ADI Limited would using equity method of accounting, ठीक है। 23% in ASOC Limited. C Limited will consolidate ADI Limited and consequently automatic equity account 23% and separately account for the balance 9% as per AS13, ठीक है। Second है ADI Limited would account for 23% in SOC Limited as per AS13। और उसके बाद क्या बोला है, सी लिमिटेड वुड कंसोलिडेट एडीए लिमिटेड एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑटोमेटिकली अकाउंट 23% एंड सेपरेटली अकाउंट फॉर 9% बैलेंस। यहाँ ये दोनों सही नहीं है। थर्ड वाला आप देखिए, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। क्या बोलता है, एडीए लिमिटेड वुड अकाउंट फॉर 23% शेयर्स इन एसओसी लिमिटेड यूजिंग इक्विटी मेथड फॉर अकाउंटिंग। सी लिमिटेड वुड कंसोलिडेट एडीए लिमिटेड and consequently automatically accounted for ACOC Limited 23% shares and separately account for 9% shares in SO Limited using the equity method in accounting for CFS। तो ये वाला हम लेंगे, ये हमने पहले भी पढ़ा है जब इस चैप्टर को किया था, तब भी हमने बात की थी कि हमको यहाँ पे AS13 की बात नहीं करनी है, कंसोलिडेशन हो रहा है तो अपने को सिर्फ AS23 की बात करनी है, राइट। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे आंसर देंगे कि एडीआई लिमिटेड जो है ना वो अकाउंट करेगी 23% शेयर्स इन एसओसी लिमिटेड यूजिंग इक्विटी मेथड, ओके। एंड ऑटोमेटिक उससे क्या होगा, 23 ये और 9% दोनों ही कंसिडर किया जाएगा, ओके गाइस। तो ये ऐसा हम ऑलरेडी कर चुके थे जब अपने AS23 पढ़ा था तब। तो ये हो गया खत्म, तो अपने आंसर हमको मिल गए हैं। तो आंसर क्या क्या हो गया वो देखिए, ए, उसके बाद में डी, देन सी एंड सी, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। 8 का क्वेश्चन था बेटा। देखो अब जैसे आपने देखा ये क्वेश्चन इतना बड़ा था, बट करते टाइम पे पता चला कि इसमें कुछ था ही नहीं इतना, ठीक है। और कई बार तो कैलकुलेशन भी नहीं थी, जैसे वो प्रीमियम वाला जो था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाला, उसमें तो आपने कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी, हमको सीधा ही वो सिर्फ बताना था ट्रीटमेंट क्या था, बस वही। तो कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हमको लगता है कि टफ है, बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, इट्स वेरी सिंपल। चलो गाइस, तो अभी करने वाले हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, जब ये एग्जाम में आया था तो बहुत लोगों का बहुत टाइम गया था और मिस्टेक भी बहुत हुआ था, बट अभी आप मेरे साथ हो तो आपका ये मिस्टेक होगा नहीं और एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको एक टिप भी दूंगा इसके एंड में, ठीक है। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ऑन 1 अप्रैल 2022 शुभम लिमिटेड परचेज सम लैंड फॉर 30 lakhs फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फैक्ट्री। तो ये शुभम जो है ना एक लैंड परचेज कर रहा है क्योंकि उसको एक फैक्ट्री बनाने की है। तो लैंड जो होता है, ठीक है, वो ऑब्वियसली कैपिटल असेट है, तो AS10 के हिसाब से यहाँ पे PPE माना जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं AS10 की, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, दिस कॉस्ट 30 lakhs इंक्लूडेड लीगल कॉस्ट ऑफ 2 lakh इंकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस लैंड। तो आपने 2 लाख रुपए का किसी एडवोकेट को फीस भी दिया होगा, तो आप देखिए आपने वो फीस क्यों दिया है, फॉर एक्विजिशन। तो एक्विजिशन भी जो खर्चा करता है AS10 के हिसाब से दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, तो वो ऐड हो जाएगा और इसमें ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, तो बढ़िया बात है, 30 lakhs के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। आगे देखिए, कंस्ट्रक्शन वर्क कुड स्टार्ट ऑन 1 मई 2022। ये बोल रहा है कि आप जो काम शुरू कर सकते हो 1 मई से कर सकते हो, ठीक है। शुभम लिमिटेड प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इंकर्ड इन रिलेशन टू द कंस्ट्रक्शन, प्रिपेयरिंग एंड लेबलिंग ऑफ द लैंड 80,000। मुझे बताइए क्या ये कॉस्ट में ऐड होता है? यस, ये कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है, ये ऐड होगा। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर पर मंथ 29,000। ये बोल रहा है जो एम्प्लॉयमेंट अपन ने दिया है वर्कर लोगों को, वेजेस वगैरह जो दिया है वो, तो क्या वो भी ऐड होता है? यस, वो भी होता है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। बट ऑब्वियसली जब तक काम चला है तब तक होगा, तो मतलब जितना पे किया होगा उतना होगा, ज़्यादा नहीं होगा। परचेज ऑफ मटेरियल, यस, ये भी हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग ये नहीं होता है, मैंने आपको बताया था कि रीलोकेटिंग कॉस्ट और रीलोकेशन कॉस्ट और रीओनेशन कॉस्ट कभी ऐड नहीं होती है। ये इनोग्रेशन कॉस्ट भी नहीं होती है, इनडायरेक्ट खर्चे ऐड नहीं होते हैं। ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड डायरेक्टली ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री, यस, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जनरल ओवरहेड कॉस्ट अलोकेटेड टू द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बाय द मैनेजर इज 30,000
However, as per the company normal overhead allocation policy, it should be 24,000. The auditor of the company has support documentation for the cost of 15,000. तो 15,000 जनरल ओवरहेड कॉस्ट को हम बोल सकते हैं कि बराबर है, बाकी सब तो टाइम पास है। अब क्या बोला यहाँ पे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2022। तो अब काम 31 दिसंबर को कंप्लीट हो गया बेटा। तो मैंने काम मई में शुरू किया, 31 दिसंबर तक काम हुआ है, नहीं 8 महीने काम हो चला है। तो मेरी जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है वो भी 8 महीने की आएगी, दैट इज अराउंड 2,32,000। ठीक है, 2,32,000। उसके बाद में ओवरहेड कॉस्ट जो है वो भी बेटा 8 महीने की आएगी, दैट इज अराउंड 2 लाख। चलो आगे क्या बोलता है, प्रोडक्शन जो है आपका 1 फेब से शुरू हो सकता है। तो मेरा फैक्ट्री बनके रेडी हो गया है 31 दिसंबर को। तो अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कब से होगा, वो 1 जनवरी से होगा। जब आपकी एसेट रेडी फॉर यूज होती है तब से आपका हो जाता है काम शुरू। तो आप डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि वहां से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन यहाँ पे जैन, फेब एंड मार्च 3 महीने चलने वाला है, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। और आगे बोल रहा है कि प्रोडक्शन कुड बी बिगन ऑन 1 फेब। द ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज एस्टिमेट 40 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीटेशन। जो क्लियरली बोल दिया कि आपकी जो लाइफ है डेट ऑफ कंप्लीटेशन से यहाँ पे 40 ईयर मानी गई है। तो डेप्रिसिएशन भी अपने को इसी हिसाब से 1 जनवरी से शुरू करना है। However, it was estimated that the roof will need to be replaced 20 years। तो रूफ में आपको जो लाइफ है वो 20 ईयर की है आफ्टर द डेट ऑफ कंप्लीटेशन। तो यहाँ पे देखिए दोनों की लाइफ अलग अलग है, 40 ईयर एंड 20 ईयर। तो आपको भी जो कॉस्ट आएगी उसको 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा, रूफ की कॉस्ट और इसकी कॉस्ट। अब रूफ की कॉस्ट कितनी होगी वो आगे बताएगा। एंड द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट द करंट प्राइस वुड बी 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो अगर आपने टोटल कॉस्ट निकाल दिया बिल्डिंग की, मान लो 50 लाख मान लेते हैं, तो उसकी 25% जो रूफ की कॉस्ट होगी और बची हुई फैक्ट्री कॉस्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो जो भी टोटल कॉस्ट आएगी उसको 2 पार्ट में बांटेंगे अपन। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वॉज पार्टली फाइनेंस बाय द लोन ऑफ 28 लाख। तो आपने लोन लिया है तो, और ये स्पेशल लोन है क्योंकि उसी कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लिया है। borrowed on 1 April 2022। the loan was taken at the annual rate of interest of 9%। तो आपने 9% की रेट से, इंटरेस्ट की रेट से आपने लोन भी लिया है। during the period when the loan proceed has been fully utilized to finance the construction, Shubham Limited receive investment income of 25,000 on temporary investment। तो आपको पता होगा AS 16 में हमने पढ़ा था, तो ये AS 16 का पार्ट हो गया बोरोइंग कॉस्ट का, कि जब भी आप किसी क्वालिफाइंग असेट पे काम करते हो तो डेफिनेटली दिस इज द क्वालिफाइंग असेट, बिकॉज ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है रेडी फॉर यूज होने के लिए, तो ये क्वालिफाइंग असेट होगी। और AS 16 क्या बोलता है कि अगर कोई असेट रेडी फॉर यूज होने में टाइम लेती है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट होता है वो कैपिटलाइज होता है, तो उतना हमको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, पर तब तक जब तक असेट रेडी फॉर यूज नहीं होती। तो अपनी जो असेट है ना वो 31 दिसंबर को रेडी फॉर यूज है। तो मेरा जो कैपिटलाइज इंटरेस्ट होगा वो 28 लाख के ऊपर 9% के हिसाब से, बट सिर्फ कितना महीने का होगा बताइए, कितना महीने का होगा, 9 मंथ का ही होगा, ना कि पूरा। ठीक है, क्योंकि आपने लोन लिया अप्रैल में और दिसंबर में कंप्लीट हो गया, तो 9 मंथ तक कैपिटलाइज हो जाएगा। बट हमने देखा था कि अगर कोई टेम्परेरी इनकम मिलती है उसके ऊपर तो वो माइनस होती है, उसको इनकम कंसिडर नहीं करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। तो 28 लैक्स इंटू 9% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 इज अराउंड 1.89 लैक्स, ये हो गया। अब 25,000 को लैक्स में कन्वर्ट किया मैंने, तो 0.25 लिखा, तो इसमें से माइनस करूंगा 0.25, तो इट्स अराउंड 1.64 लैक्स। ये वाला AS 16 के हिसाब से कैपिटलाइज होगा, राइट। तो हमको ये कैपिटलाइज करने का है। बस you are required to assume that all the net finance cost to be allocated to the cost of factory। तो ये 1.64 लाख जो है वो आपको फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करना है, लैंड में नहीं। इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज बेस्ड ऑन 9 मंथ, ये इसने क्लियर भी कर लिया 9 मंथ। आगे बोलता है आपको इनमें से ये चीजें बतानी है MCQs में। पहला वाला बड़ा इजी है, फर्स्ट वन इज वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इनकर्ड डायरेक्टली ऑन कंस्ट्रक्शन विल बी कैपिटलाइज। इनमें से कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। लीगल कॉस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये से कैपिटलाइज होगी, ये वाली नहीं होगी, ये वाली भी इनोग्रेशन कॉस्ट भी नहीं होती है, और जनरल ओवरहेड भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब कैपिटलाइज नहीं होने वाले हैं आपके, तो सिर्फ कैपिटलाइज होने वाली है 2 लाख का। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन, 2 मार्क्स आ गए हाथ में। व्हाट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट वर्कर विल बी कैपिटलाइज। तो ये तो हमने इधर ही दिखा था कि 29,000 पर मंथ था, 8 महीने काम चला है, मई से लेकर दिसंबर तक, तो 2,32,000 होता है, वो हो जाएगा। तो इसका आंसर भी मिल गया, 2 मार्क्स और मिल गए तुमको। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज। ठीक है, कितना बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा ये हमने अभी निकाला था, 1,64,000। ये वर्किंग भी इधर ही है, तो ये भी आप देख सकते हो 1,64,000 कैसे आया। ठीक है, और लास्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसने पूछा है कि कैरिंग अमाउंट बताओ, मतलब जो वैल्यू लास्ट में आएगा कॉस्ट का सब होने के बाद में, और वो भी डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद का, वो बताओ।
अब भैया ये है ना, मेरे लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको बाद में करना चाहिए। मतलब जब आप स्टार्टिंग में एमसीक्यूज कर रहे थे तो आपने 3 क्वेश्चन का आंसर लिख दिए, इसको छोड़ दो, क्योंकि अभी छोड़ना है, क्योंकि बाद में करना है, क्योंकि ये टाइम बहुत लेगा। तो इसके लिए आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो हो सकता है कि आपका इसमें 10 मिनट चला जाए, आपको पता ही ना चले, और यहाँ पे रिस्क है। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि इस तरह से अगर बड़ी कैलकुलेशन वाली जो होती है चीजें, उनको आप लास्ट में करो। तो जैसे अपने यहाँ पे 3 क्वेश्चन कर लिए, तो आई गेस 6 मार्क्स अपने को मिल गए। 2 मार्क के लिए अपन अभी टाइम ज्यादा नहीं देंगे, अपन लास्ट में करेंगे, जब इसको टाइम अपने पास होगा तब आराम से करेंगे, ठीक है। तो अब आपको इसको बाद में करना चाहिए, हालांकि मैं तो अभी करा रहा हूँ, बट एग्जाम के हिसाब से बोला कि आपको इसको छोड़ देना चाहिए, लास्ट में करना चाहिए सिर्फ इसको। अब यहाँ पे क्या है, इसने बोला व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट, ठीक है, आपको बताना है। तो भैया कैरिंग अमाउंट क्या होगा वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए आपकी कॉस्ट में कौन कौन सी चीज आई है। तो लैंड तो इसने लेना ही नहीं है अपने को, क्योंकि वो तो नॉन डिप्रिशिएबल है, तो लैंड को भूल जाओ। तो लैंड मेरा है तो सही, खर्चा हुआ तो है 30 लाख का, बट क्योंकि इसने सिर्फ डेप्रिशिएबल वाली एसेट का पूछा है, तो मुझे इसको कंसिडर नहीं करना है, तो इसको मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे जो खर्चे थे उसमें कौन कौन सी चीज़ थी। तो सबसे पहले मेरा प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ द लैंड, तो ये प्रिपरेशन एंड लेवलिंग वाला था, ठीक है, ये 80,000 आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आ जाएगा 2,32,000, ठीक है। उसके बाद में मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा, मटेरियल। अब एमसीक्यू से तो अपने को डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट में लिखना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, 21,24,000। उसके बाद में रीलोकेटिंग आएगा नहीं, इनोवेशन कॉस्ट आएगा नहीं, ओवरहेड कॉस्ट जरूर आएगा 2 लाख, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट आ गया 2 लाख का, डन, मामला हो गया डन। जनरल ओवरहेड आएगा नहीं तो उसको छोड़ो। उसके बाद में यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना है बिल्कुल, बट उससे पहले क्या AS16 के हिसाब से जो कैपिटलाइज होगा वो भी आएगा, यस। तो 1,64,000 जो हमने निकाला था इंटरेस्ट कॉस्ट, AS16 के हिसाब से वो भी आ जाएगा 1,64,000 का। इस हिसाब से मेरा टोटल कॉस्ट कितना होता है आप देखेंगे, 80,000 प्लस 2,32,000 प्लस 21,24,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,64,000, दैट इज अराउंड 28 lakhs कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। अब ये नहीं पूछा है, इसने बोला डेप्रिसिएशन के बाद। अब इसमें 2 चीज है, प्रॉब्लम क्या पता है, इसमें 2 चीज है। इसमें एक तो है आपका रूफ और एक है बिल्डिंग। अब रूफ जो है ना, वो उसने बोला कि 28 लाख का जो कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट का 25% होगा, तो दैट इज अराउंड आई गेस कितना 7 लाख, और ये बचा हुआ 21 लाख ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको 28 लाख टोटल मिल रहा है। अब 7 लाख के ऊपर जो डिवाइड बाय जो लाइफ है डेप्रिसिएशन के लिए वो लिख देते हैं, यहाँ पे 20 होगी और यहाँ पे 40 होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे आएगा वो देख लो। तो 7 लाख डिवाइड बाय 20 किया तो आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिल गया, 7 लाख डिवाइड बाय 20 दैट इज 35,000। बट भैया एक दिक्कत है, 35,000 जो है वो पूरे साल का है, 12 मंथ का है, बट हमको सिर्फ 3 महीने का चाहिए। तो अगर आपने 3 महीना नहीं किया तो भी गड़बड़ है। 35,000 डिवाइड बाय 12, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन तभी चार्ज कर सकते हो जब वो एसेट रेडी फॉर यूज होती है। तो 87,500। उसके बाद इधर आ जाता है 21 लाख डिवाइड बाय 40, तो इट्स 52,500 टोटल डेप्रिसिएशन। और 52,500 डिवाइड बाय 12 इंटू 3। एक सेकंड, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया मुझसे, आई गेस 35,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 था ना, यस, एक जीरो ज़्यादा लगा दिया, 8750 होता है। 52,500 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 इज 13,125। तो अपने 7 लाख लिया, 7 लाख के ऊपर 20 साल की लाइफ ली, 35,000 टोटल डेप्रिसिएशन हो गया, 12 महीने से डिवाइड किया इनटू अपने 3 कर लिया, 3 मंथ का, तो इट्स 8750 यहाँ पे आ गया और 13,125 ये आ गया। तो दिस इज योर टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है, फॉर 3 मंथ। तो आप देखिए आपका जो वैल्यू था टोटल 28 लाख का, उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन जो अभी आपने बोला 13,125 प्लस 8750, तो इट्स 21,875 को माइनस कीजिए, टू 7,78125,
ठीक है। सी इज योर आंसर। तो आप देख सकते हो इस तरह से कैलकुलेशन पूरा होगा। तो एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए 2 मार्क के लिए क्या ये रिस्क आपको स्टार्टिंग में लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए, सीधी बात है। इतना आपका दिमाग चलना चाहिए। आप कीजिए इसको, डेफिनेटली कीजिए, बट लास्ट में कीजिए, ठीक है, आराम से, जब 5 मिनट बचती है तब आपको करना चाहिए। और वो भी अगर तुम्हारा पेपर पूरा हुआ तो करना चाहिए, अदरवाइज ऐसे ही मन से करके आ जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मार्क्स छूटेंगे तो यहाँ पे रिस्क रहेगी, शायद ही सही हो, नहीं हो। तो ऐसे वाले केस में जहाँ पे इतना बड़ा कैलकुलेशन दिख रहा है वहाँ पे छोड़ दो अभी के लिए, और बाद में कर लेना। ये मेरा एक सुझाव है आपको। चलो गाइस, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 भी। तो आज गेस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बड़ी दिक्कत हुई थी बच्चों को जब आया था पहली बार फर्स्ट टाइम एग्जाम में, तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी, ठीक है। अभी अपन बढ़ रहे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है बायबैक ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देख लीजिए क्या है इसके अंदर। केशर लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज इन द वेरियस बिजनेस एक्टिविटी, हैज डिसाइडेड टू इनिशिएट अ शेयर बायबैक ऑन 1 April 2023. The company plan to repurchase 25,000 equity share of rupees 10 each at a price of 20 rupees per share. This buyback initiative is in compliance with the company article of association, and the necessary resolution has been duly passed by the company. As a part of the financial arrangement for the share buyback, Kesar Limited intend to utilize its current asset, particularly from the बैंक बैलेंस, टू मेक द पेमेंट फॉर द रीपर्चेज शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि हम 25,000 इक्विटी शेयर बायबैक करना चाहते हैं। 10 रुपये फेस वैल्यू, 10 का प्रीमियम हो गया तो 20 रुपये का वैल्यू हो गया बायबैक प्राइस। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व में सरप्लस है। अच्छा, रिजर्व में आपको पता होगा बायबैक में हम फ्री रिजर्व लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लेंगे, पीएनएल भी लेंगे और रेवेन्यू रिजर्व भी लेंगे, तीनों लेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखा है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड दोनों लेते हैं, तो ये भी पूरा होगा। बाद में आपके असेट्स दे रखी है, बढ़िया बात है। अब ये बोलते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के हिसाब से आप कितना बायबैक कर सकते हो। तो जिन लोगों ने बायबैक पढ़ा है, ठीक है, मुझसे या किसी और से भी, तो आपको पता होगा धीरे से 3 लिमिट। पहला है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, उसमें क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपका आउटस्टैंडिंग है उसके 25% मैक्सिमम ले सकते हो। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे अमाउंट दे रखा है 12,50,000, एक 10 का है तो 1,25,000 शेयर्स होते हैं। तो 1,25,000 शेयर्स का बेटा 25% निकाल दे, तो 1,25,000 इंटू 25% इज 31,250। सो आंसर इज बी। पहला तो एकदम सिंपल है। नंबर 2 ये बोला रिसोर्सेज टेस्ट के हिसाब से बताइए। तो रिसोर्सेज टेस्ट में हम एक तो कैपिटल लेते हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे दे रखा है, तो जो है 12,50,000। उसके बाद में हम फ्री रिजर्व लेते हैं जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्लूड होता है। तो फ्री रिजर्व में मेरा ये पूरा 2,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, 1,25,000 का पीएनएल और 15 लाख का रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व इज ऑल्सो फ्री रिजर्व, ठीक है। तो 18,75,000 ये हो गया। तो ये दोनों लेंगे तो ये हो गया मेरा 12,50,000 प्लस 18,75,000, ठीक है, दैट इज 31,25,000। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विटी, जिसे हम प्यार से बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। अब क्या होता है, इसका 25% हम कर सकते हैं, तो इंटू 25%, और क्योंकि ये अमाउंट में आएगा बट शेयर्स में चाहिए तो डिवाइड बाय बायबैक प्राइस कर लो 20 रुपया। तो 31,25,000 इंटू 25% डिवाइड बाय 20, ठीक है, दैट इज अराउंड 39062.5। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना, ये रहा डी, ठीक है, 39062 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना एक आंसर। और तो एक हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका 2 हो गया, 2 तो हो गए अपने। अब यहाँ पे देखिए डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। डेट इक्विटी तुमको पता होगा कि हम उसमें लेते हैं डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो इफ योर डेट इज 2 तो इक्विटी शुड बी एटलीस्ट 1, ठीक है, ये रेशियो होता है डेट इक्विटी टेस्ट का। अब डेट में यहाँ पे क्या आएगा वो देख लीजिए। सो डेट में आपके पास में दोनों डेट लेते हैं, सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड। 28,75,000 प्लस 16,50,000, तो टोटल हो गया 45,25,000 डिवाइड बाय इक्विटी। अब इक्विटी लेनी होती है पोस्ट बायबैक इक्विटी, डेट भी पोस्ट बायबैक लेना होता है, तो बट डेट रिमेन सेम बट इक्विटी चेंज हो जाती है। तो जो इक्विटी पहले थी जो हमने निकाली थी 31,25,000, उसकी वजह से अभी क्या क्या चेंज होगा। तो हम बोलते हैं कि अज्यूम करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक इज एक्स। तो हम बोलते हैं एक तो जो फेस वैल्यू वो 10x हो गया, इसके बाद इतना CRR बनेगा तो 10x ये हो गया, और साथ में प्रीमियम 10x वो हो गया। तो ये जो लोग मुझसे पढ़े उनको पता होगा, नहीं पढ़े हो और आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मुझे
हाई लिख के भेज सकते हो, लिंक व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, या जेएस वर्चुअल के ऐप है उसमें जाके आप देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 45,25,000 डिवाइड बाय, ठीक है, 31,25,000 माइनस 30x इक्वल टू 2:1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 31,25,000 को अब डबल कर लीजिए, दैट इज 62,50,000, और यहाँ पे 60x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 45,25,000। तो आप क्या कीजिए, इसमें से 45,25,000 माइनस कर लीजिए और डिवाइड बाय 60 कर लीजिए, तो आपको मिलेंगे 28,750। द सी इज योर आंसर। तो फाइनली इसका आंसर आपका जो x है इक्वल टू 28,750 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन सॉल्व कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो 28,750 आ जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने क्लास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर लेके आ सकते हो। तो ये और क्वेश्चन हो गया। अब बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द 3 टेस्ट मैक्सिमम कितना कर सकते हो। तो हमने बोला था ये लिमिट जो है तीनों वो अपने अपने मैक्सिमम है तीनों, तो जो सबसे छोटू होगा वो मैक्सिमम लिमिट होगी, क्योंकि ये बोलते हैं पहला लिमिट बोलते हैं 31,250, दूसरा बोलते हैं 39 और तीसरा बोलते हैं 28,750। तीनों ही लिमिट है ना बेटा, तो सबसे छोटू ही मेन लिमिट होगी। तो 28,750 इज योर फाइनल आंसर, जो इसकी रियल लिमिट होगी। आई होप तो आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी। किसी को डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो के लिंक में, ठीक है। तो गाइस बताइए, और अच्छा लगा तो भी बताइए। इसके अलावा बोला है फोर्थ वाला क्या है, देख लीजिए आप लोग। चलिए फोर्थ वाला देखिए, ऑल द फॉलोइंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट। तो बोला ये सारे खर्चे अपन इन्वेंट्री कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, एक्सेप्ट इसको, मतलब किसको लेते हैं वो बताना है। क्या सेलिंग कॉस्ट को लेते हैं? नहीं। क्या अलोकेटेड फिक्स ओवरहेड को लेते हैं एट नॉर्मल कैपेसिटी? यस, फिक्स, हमने बताया भी था मैंने आपको, फिक्स और वेरिएबल जो ओवरहेड होते हैं उनको लेते हैं, ठीक है। और फिक्स ओवरहेड हम लेते हैं डेफिनेटली, तो ये हो गया अपना आंसर राइट, बी। तो आगे बात ही नहीं करनी है। एबनॉर्मल लॉस लेते नहीं, स्टोरेज लॉस कॉस्ट लेते नहीं है, तो बात खत्म, बी इज आंसर, ठीक है। तो बी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी। इसमें से कौन सा रिलेटेड पार्टी नहीं है? अ शेयर होल्डर ऑफ स्काईलाइन लिमिटेड ओइंग 30% ऑर्डिनरी शेयर्स। अरे भैया जैसे 20 से ज्यादा हो गया, रिलेटेड पार्टी बन गया, एसोसिएट बन गया। ये बोल रहा है कि एक एंटिटी प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी टू स्काईलाइन नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। ये नहीं होगा क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये वाली चीज नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। एसोसिएट तो होता ही रिलेटेड पार्टी और KMP भी होता है, तो इसका मतलब बी इज योर आंसर, ठीक है। और लास्ट में बोला है अ प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विच इज कैरिड आउट विदाउट लिक्विडेशंस। बेटा जहां पे तुम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो बट कंपनी बंद नहीं हो रही है, तो कंपनी बंद नहीं हो रही है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और जहां पे कंपनी बंद होती है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज योर मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1। तो गाइज आप मुझे बताइए क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आई होप तो ये केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है आपने देखा, इतना लंबा चौड़ा चीज दे रखी है बट उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें ही कुछ होती है और वो ही आपको करनी होती है, ठीक है। तो डरे नहीं क्वेश्चन पेपर देख के। तो गाइज अभी अपन करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 2। ये भी एक अच्छा पेपर है, इसके अंदर भी MCQs है। तो अभी जिस तरह से मैं पढ़ूंगा आपको भी एग्जाम में उसी तरह से पढ़ना है। जब भी आप एक बार पढ़ रहे हो तो आप एक बार पहले गो थ्रू कीजिए, पहले इतना डिटेल में मत जाइए, पहले आप नॉर्मल वे से पढ़िए। तो ये आपका केस स्टडी 2 मिनट में हो जाना चाहिए एक बार पढ़ के। उसके बाद जो रिक्वायर पार्ट के हिसाब से वापस इसको पढ़ा जाएगा और फिर उससे लिंक चीज़ें देखी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, करिए शुरू। Mars Limited, a manufacturing enterprise which is starting a new manufacturing plant at X Village. It has commenced construction of the plant on 1st April 2023 and has incurred the following expenses. तो मतलब आप एक प्लांट बना रहे हो, 1 अप्रैल से काम शुरू किया, ये खर्चे हुए, तो आपको कैपिटलाइज करना है नहीं करना है वही चीज़ होगी। It has acquired land for the installing plant. Yes, ये कैपिटलाइज होगा। It incurred 35 lakh for material and direct labor. Yes, ये भी कैपिटलाइज होगा as per AS 10. The company incurred 10 lakh for head office expenses at New Delhi, which included rent, employee costs and maintenance. ये नहीं होगा, रीजन ये कि ये जो है ना इनडायरेक्ट खर्चा है, इसका प्लांट के कंस्ट्रक्शन को मतलब भी नहीं है। The company borrowed 25 lakhs for construction of the work for a plant or at 12% per annum on 1st April 2023. Director Finance of the company incurred travel and meeting expenses amounted to 5 lakh during the year for arranging this loan. तो ये जो 5 लाख है ये तो P&L में जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब ये 25 लाख के ऊपर 12% के हिसाब से कैपिटलाइज होता है, बट कैपिटलाइज तब होगा जब इंटरप्ट नहीं हुआ होगा, मतलब कंटिन्यू हुआ होगा और सारा खर्चा स्टार्ट से किया होगा। तो एक बार देख लेते हैं कब आगे क्या होता है।
On 1st November 2023, the construction activity of the plant were interrupted as the local people, along with the activists, have raised the issue relating to the environmental impact of plant being constructed due to allegation. The construction activity came to standstill for 3 months. तो ये बोला 3 महीने तुम्हारा काम रुका रहा. With the help of the government and NGO, the allegation was covered over by Feb 28, 2024. अब देखो वो बोल रहे 3 महीना, बट एनजीओ पता चला कि ये Feb 28 4 तक चला है. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब 4 मंथ तुम्हारा काम नहीं चला. दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, और इसको अपन कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते, बराबर ना. एज पर AS 16 हमने पढ़ा था. तो ये यहाँ पे जो कैपिटलाइज इंटरेस्ट होगा वो कितने महीने का होगा फिर? तो सर 12 में से 4 महीने तो काम चला ही नहीं, तो 8 महीने का ही कैपिटलाइज होगा. तो अगर मैं कैलसी उठाऊँ और 25 लाख इंटू 12% इंटू 8 मंथ का निकालूँ तो मेरा कैपिटलाइजेशन वाला मुझे मिल जाएगा कि सर टोटल मिला के 3 लाख का इंटरेस्ट होता है, बट इंटू 8 डिवाइड बाई 12 किया तो पता चलेगा सिर्फ 2 लाख का ही कैपिटलाइज हो पाएगा. ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ आपका इंटरेस्ट है 1 लाख का 3 में से हो जाएगा P&L में. However, to the balance the impact on the environment, government ordered the company to install certain device for which company had to incur 6 लाख. तो ये डिवाइस भी करना है तो ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा, तो ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा. ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, बट क्योंकि ये मार्च तक तो आपका असेट रेडी फॉर यूज हो ही नहीं रहा है, 31 मार्च तक आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन की तो बात ही नहीं आती है. इतना मैंने पढ़ लिया. अब एक बार वापस पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस कैन नॉट बी इंक्लूडेड. तो अब मुझे बताइए, इसमें तो अमाउंट तो है ही नहीं. आपको सीधा ये कॉन्सेप्ट बताना कि क्या लैंड कैपिटलाइज होता है? बिल्कुल होता है. कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये भी होता है, बोरिंग कॉस्ट भी होता है, बस ये हेड ऑफिस एक्सपेंस नहीं होगा. सो आंसर इज सी कैपिटलाइज नहीं होगा. कितना सिंपल था. हाउ मच अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज. तो मुझे बताइए, हमने अभी ऊपर निकाला, ये इधर कैलकुलेशन है आपके सामने, तो यहाँ पे पता चलता है कि बी जो आंसर है 2 लाख उतना कैपिटलाइज नहीं होगा. अगर ये पूछता हाउ मच अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट ट्रांसफर टू P&L तो 1 लाख लगते. ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट. अब टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ आएगी देखो. तो सबसे पहले तो 50 लाख, ये 50 लाख जो है वो आ जाएगा, बराबर है. उसके बाद में ये 35 लाख ये भी आ जाएगा, ऐड कर लेते 35 लाख. उसके बाद में 10 लाख तो नहीं आएगा, बट बोरिंग कॉस्ट भी नहीं आएगा, बट जो 2 लाख हुआ है इसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट वो आ जाएगा. उसके बाद में यहाँ पे आगे 6 लाख और हमने खर्च किया लास्ट में इंस्टॉलेशन करके 93 लाख. तो टोटल 93 लाख यानी सी आंसर है. अब इसने 4th में पूछा डेप्रीशिएशन बेटा. तो डेप्रीशिएशन कैसे होगा? 31 मार्च को तेरी एसेट रेडी फॉर यूज हुई है लास्ट में, तो उस दिन का क्या डेप्रीशिएशन होगा? कुछ नहीं, डी नील. बस. तो आप देखो कितना टाइम लगा मुझे बस 2.5 मिनट लगे इसको करने में, 2.5 मिनट. आप ये समझिए मेरी बात कि मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है यार. आप समझो आपको क्या पढ़ना है, किस पे जाना है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी. तो आपको खुश होना चाहिए. MCQs है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग है, इससे अच्छा क्या हो सकता है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देख लेते हैं. बी लव फाइनेंस लिमिटेड इज द फाइनेंशियल एंटरप्राइज विच इज द बिजनेस ऑफ द लैंडिंग लोन टू स्मॉल बिजनेसेस एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन लोन. तो आपका काम बैंकिंग का है. During the year, company has lent 50 crore and earned 1.5 crore का एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन. बढ़िया बात की आपने, इतना पैसा दिया है उसके ऊपर 1.5 करोड़ कमाया है. Company had surplus fund during the year and invested then in fixed deposit with the bank and earned interest on fixed deposit of 20 lakhs. बढ़िया बात है. Company also acquired a gold loan unit for 10 crores during the year and the company provided interest free loan of 15 crore to its wholly owned subsidiary company. ये भी बढ़िया है. कंपनी पेड टोटल इनकम टैक्स ऑफ 75 लाख. चलो बढ़िया बात है. बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आपको AS3 के हिसाब से देना है, तो मतलब इसको पूरा पढ़ना है AS3 के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ये बोला इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 द इंटरेस्ट इनकम 1.5 करोड़ अर्न ऑन द लोन गिवन बाय द कंपनी विल बी डिस्क्लोज्ड. अब मुझे बताइए, अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो बेटा, तुम कौन हो? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी भी इंटरेस्ट कमाता है तो दैट इज द मेन इनकम, ऑपरेटिंग इनकम. तो ये किस में आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा. क्या बोला, समझ में आया? तो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होता तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट होता, बट क्योंकि तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तेरा मेन काम है, तो ये ऑपरेटिंग में आएगा. नंबर 2, इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 इंटरेस्ट इनकम ऑफ 20 लाख अर्न फिक्स डिपॉजिट विद बैंक विल बी डिस्क्लोज. अब मुझे बताओ, जो कैश फ्लो में आप इंटरेस्ट इनकम दिखाओगे फिक्स डिपॉजिट पे, क्योंकि तुम बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हो, तो ये जो इनकम होगी वो तुम्हारी मेन इनकम होगी. अगेन ये ऑपरेटिंग में ही आएगी. 3rd, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गोल्ड लोन यूनिट विल बी डिस्क्लोज. अगर आपने जो गोल्ड लोन लेने के लिए जो आपने किया है
तो वो कहाँ पे आएगा, क्या लगता है आपको? गोल्ड लोन लेने के लिए आपने किया है तो कहाँ पे आएगा बताइए। तो यहाँ पे गोल्ड लोन लेने के एक्वायरिंग गोल्ड लोन है, तो गोल्ड लोन आपका मेन बिजनेस नहीं था, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? तो गोल्ड तो तेरा इन्वेस्टमेंट हो गया ना, अच्छा बैंक है तो क्या हुआ, तो गोल्ड तो तेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके लिए तूने लोन लिया है तो इन्वेस्टिंग में आएगा। लास्ट, इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 टोटल इनकम टैक्स 75 लैक्स जो आपने है, तो जो इनकम टैक्स पेड किया है हमको पता होना चाहिए इनकम टैक्स जो होता है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे 75 लाख रुपीज का पेड किया है वो किस एक्टिविटी में आएगा। तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स हमको पता नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में आता है, तो वहाँ ये ऑपरेटिंग का ही पार्ट माना जाता है, तो ये हमेशा ऑपरेटिंग में ही आएगा। अब लास्ट यहाँ पे क्या है, इज एनी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड to made in relation to the interest free loan of 15 crore provided by the company to its wholly owned subsidiary company। तो यस, अगर आपने अपनी होली ओन सब्सिडी कंपनी को लोन दिया है तो आपको AS रेटिंग के हिसाब से, क्योंकि वो होली ओन सब्सिडी कंपनी रिलेटेड पार्टी होगी तो उसके ट्रांजेक्शन में दिखाना पड़ता है, तो AS3 के हिसाब से कोई डिस्क्लोजर नहीं है, बट AS रेटिंग के हिसाब से जरूर है, तो यहाँ पे B पॉइंट जो है वो आंसर आएगा। इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं थी, जस्ट आपको ये शो करना था कहाँ पे क्या आएगा। तो ये देखो कैश फ्लो भी हो गया और MCQs भी हो गया। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 3। चलो, तो अभी अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेते एक बार। कुमार लिमिटेड, अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, ऑपरेट्स in the manufacturing industry. Founded in 2008, the company has steadily grown its operation and established a strong presence in the market. ये सब टाइम पास है, कुछ मतलब नहीं है। As of 31st March 2023, the company capital structure reflect a blend of equity and debt financing. Capital structure, equity share capital दे रखा है। Company has total of 30 lakhs invested in equity shares, each valued at 10 rupees fully paid up। तो ये 30 का कैपिटल है इसका इक्विटी, ठीक है, मतलब 3 लाख शेयर्स हो गए। रिजर्व एंड सरप्लस, कुमार लिमिटेड हैज एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस टोटल 49 लाख रुपीज टोटल दे रखा है। इसमें क्या क्या चीज़ है, कंप्राइजिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस इंक्लूडिंग जनरल रिजर्व 32,50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख, P&L अकाउंट 4,30,000 और रिवॉल्यूशन रिजर्व 6,20,000। तो अगर आप इनका टोटल मारते हो तो दैट इज एग्जैक्टली 49 लाख, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में दिए रखा है, इसका नेगेटिव मत समझ लेना बेटा, ठीक है। ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है कि इसमें जनरल रिजर्व इतना है, प्रॉफिट एंड लॉस इतना है और ये इतना है, ये बताने के लिए इसने ब्रैकेट में दिया है। अब मुझे बताओ, जब मैं इक्विटी निकालता हूँ, इक्विटी, ठीक है, यानी रिसोर्सेज जो अपन फंड करते हैं ना, रिसोर्सेज टेस्ट में जो रिसोर्सेज निकाले शेयर होल्डर फंड, उसमें क्या क्या लेते हैं। एक तो लेते हैं पेड अप कैपिटल, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 30 लाख। उसके बाद हम लेते हैं इसके अंदर जनरल रिजर्व जो कि 32,50,000। उसके बाद हम लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम जो है 6 लाख का। उसके बाद हम लेते हैं P&L अकाउंट जो है 4,30,000 का। रीवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, तो वो हम लेते नहीं हैं। तो 30 लाख प्लस 32,50,000 प्लस 6 लाख एंड 4,30,000, ठीक है। तो दैट इज 72,80,000 का इक्विटी हो गया बेटा। तो टोटल 72,80,000 का इक्विटी है तुम्हारा बिफोर बायबैक। अब ये बोला लोन फंड जो है, कंपनी एज एक्वायर्ड लोन फंड ऑफ 42 लाख, ठीक है, बढ़िया बात है। डेट मिल गया अपने को 42 लाख। अब बायबैक का आ गया है, मतलब चैप्टर बायबैक वाला है, देख लो। कंसीडरिंग इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड द मार्केट कंडीशन, कुमार लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू इनिशिएट अ शेयर बायबैक प्रोग्राम। द कंपनी इंटेंड टू रीपर्चेज शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 30 रुपीज पर शेयर। सो बायबैक जो है वो 30 रुपीज पर शेयर के हिसाब से हो रहा है। In accordance with the financial regulation and internal policy, Kumar Limited aims to assess the maximum number of shares that can be repurchased while maintaining the prudent debt equity ratio. By utilizing the debt equity ratio test, the company seeks to strike a balance between its equity base and debt obligation. वही मतलब debt equity test के हिसाब से तुमको निकालना है। अब 3 चीजें पूछिएगा, क्या है पहला, what is the minimum equity shares limited Kumar Limited need to be maintained after buyback। बताइए कितना इक्विटी उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर नहीं बोला, इक्विटी। तो जो इक्विटी हमने देखा था, हमको पता है 2:1 का रेशियो होता है। तो अगर 42 लाख का डेट है तो एटलीस्ट इक्विटी आधा तो होना ही चाहिए। तो बेटा 42 लाख का आधा इक्विटी तो चाहिए ही चाहिए। तो ये 21 लाख का इक्विटी से नीचे कभी नहीं जा सकते। तो ये बी वाला आंसर हो गया। ये तो पूछा है इसने, क्या पूछा है, कितना आपको इक्विटी मेंटेन करना पड़ेगा आफ्टर बायबैक। तो बस 21 से नीचे नहीं लिखे जा सकते, अदरवाइज डेट इक्विटी टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अपने को इतना इक्विटी चाहिए बस, ठीक है। तो ये तुम सिंपल था। सेकंड वाला एक डेंजर चीज है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास में जो इक्विटी है, अभी जो इक्विटी मेंटेन है, जो इक्विटी है
इसमें से जो आप बायबैक करने वाले हो उसकी इक्विटी आप माइनस कर लो, ठीक है। फिर जो बचेगा वो वाला आप और परमिट हो। अच्छा, इसके अलावा जो तुमको मिनिमम मेंटेन करना है, मिनिमम इक्विटी, वो भी यहाँ पे ले लेंगे। तो बचा हुआ आप और बायबैक कर सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। तो हमको पता है इक्विटी के हिसाब से 72,80,000 की इक्विटी तो है हमारे पास में, 21 लाख का हमको मेंटेन करना है। पर अभी मैं इस रेशियो में क्योंकि अभी और बायबैक कर रहा हूँ डेट इक्विटी रेशियो में, तो वो मुझे यहाँ से और माइनस करना पड़ेगा। अब मैं कितना करने वाला हूँ वो नीचे दे रखा है, हाउ मेनी शेयर्स ऑफ कुमार लिमिटेड कैन बी बॉट बैक एट ₹30 पर शेयर, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द डेट इक्विटी टेस्ट। तो अब ये वाला अपने को थोड़ा समझना है बेटा। आप ये कैसे करेंगे, तो डेट इक्विटी टेस्ट तुमको पता है क्या करते हैं, डेट डिवाइड बाय इक्विटी इक्वल टू 2:1, ये टेस्ट था, इससे पहले वाले सब में भी हमने किया है। डेट इज योर 42 लाख, इक्विटी जो है 72,80,000 का है, माइनस करेंगे 10x का फेस वैल्यू, माइनस 10x का CRR और माइनस 20 का प्रीमियम, इक्वल टू 2:1। अब इसको सॉल्व करके x निकाल दीजिए। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 72,80,000, ठीक है, इंटू 2 करता हूँ तो 1,45,60,000 माइनस 42 लैक्स, ठीक है, और डिवाइड बाय ये हो जाएगा 40 का डबल कर 80, 129,500 आता है। तो मैं साथ ही आपको x को निकालो, 129,500 इज योर आंसर। अब ऊपर वाले पे वापस जाता है, जो इसने बोला था कि तुम्हारी इक्विटी आज 70,80,000 है, अभी मैं डेट इक्विटी में बायबैक करेगा बेटा, तो मेरा 129,500 इंटू 10 रुपये से इक्विटी और कम हो जाएगी, राइट। तो 72,80,000 माइनस 129,500 इज जीरो, और इसके अलावा 21 लाख का तो मुझे मेंटेन करना ही है, तो मैं 38,85,000 का और इक्विटी बायबैक कर सकता हूँ। क्या बोला, आपको समझ में आया। इस तरह से हमारा आंसर इसका आ जाएगा ए, 38,85,000 जो अपन और कर सकते हैं। बोलो गाइस, क्या ये आपको समझ में आया। हाँ, सेकंड वाला थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है उसमें, तो सेकंड वाला एक थोड़ा सा है ट्रिकी, बाकी उसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देख लीजिए। Sahil Limited agreed to sell its factory located in Assam to Kali Limited on 4 December 2023. It entered into a sale deed transferring all the risk and reward of ownership on 1st Feb. But the transaction has registered with the registrar on 30th May. तो अब देखो, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए तो बात ही खत्म होगी ना बेटा। तो क्या है, क्या हमको बैलेंस शीट पे सेल बुक करना चाहिए, यस, गेन भी बुक करना चाहिए, यस। तो पहला आंसर होगा आपको सेल एंड गेन बुक करना है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Pratham and Associates is a manufacturing of steel rods. It invested its profit by purchasing shares of a listed company in order to earn dividend income. It had purchased shares of Bharti Airtel Limited in financial year 18-19. However, it sold all shares of Bharti Limited during the current year 23-24. What amount would be disclosed in P&L account for 23-24? तो बताइए क्या अमाउंट आपको 23-24 में दिखाना चाहिए, बताइए। ट्रांजेक्शन वुड नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंस द प्राइमरी बिजनेस ऑफ द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट इन्वेस्टमेंट। द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एक्सपेंसेस वुड बी डिस्क्लोज इन द P&L अकाउंट। द डिस्पोजल प्रोसीड्स नेट ऑफ एक्सपेंस वुड बी डिस्क्लोज इन P&L। या फिर लास्ट में बोला द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द डिस्पोजल प्रोसीड नेट ऑफ एक्सपेंसेस वुड बी डिस्क्लोज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बार क्वेश्चन वापस समझाता हूँ मैं आपको क्या हुआ है, ठीक है। आप मैन्युफैक्चर स्टील रॉड्स के, आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। कैसे कि इन्वेस्ट किया, आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए है डिविडेंड इनकम के हिसाब से, तो यहाँ पे AS 13 आता है, ठीक है। आपने 18-19 में परचेज किया था, अभी ये बोल रहा है कि आपने क्या किया, शेयर्स बेच दिए, ठीक है, 23-24 में। तो ये बोल रहा है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या दिखाओगे, तो क्या दिखाएंगे, बड़ा सिंपल है। जो कैरिंग अमाउंट था और जो बेचने से जो पैसा आया एक्सपेंस लेस करने के बाद, ठीक है, उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। तो सही बात है, यही तो होता है ना। तो आंसर इज डी। क्या बोला, समझ में आया। अरे भाई क्या करते हैं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, जो प्रॉफिट होता है वही दिखा रहे हैं, तो यही तो मतलब हुआ ना प्रॉफिट का। तो 5th का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 6 वाला। एज पर AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट अंडर द फाइनेंस लीज। अगर आपको याद है तो मैंने 100 बार बोला है इस चीज़ को कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो इसको अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बोलेंगे, जो हमने AS 19 में पढ़ा था। तो आई होप बच्चों तुमको ये सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर भी समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए ये हमने बहुत ही कम टाइम में कर लिया, अराउंड 16 मिनट में हमने खत्म कर लिया है। तो 15 से 16 मिनट में हो जाता है ये पेपर पूरा MCQs वाला। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर 1 और 2
क्या आपको समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए यस, या जैसा भी आपको फीडबैक लगा है, या इसमें किसी को डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो गाइज ये था तुम्हारा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2।